हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। केसरी का जो चैप्टर 2 है उसका जो कलेक्शन आ रहा है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसमें सरप्राइजिंगली अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है कि अगर इस तरीके का कोई कंटेंट आता है जिसके अंदर हम देश की बात करते हैं या फिर हम कोई ऐसे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो चाहे एग्जैक्टली उस फॉर्म एंड शेप में ना हुई हो लेकिन जज्बा आपका जगा देती है, तो ये मूवी डेफिनेटली आपका जज्बा जगाती है। आपके अंदर एक क्रोध भी आता है उस टाइम के ऊपर कि जिस तरीके से हमें ट्रीट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और एक जो मैसेकर हुआ वो, और दूसरा अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि अगर हम इतने ज़्यादा शायद डिवाइडेड ना होते तो शायद काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल सकता था हमारा। ये जितनी भी इन्वेजन हुई है हम लोग डिवाइडेड थे, इस वजह से हुई है। मेरा टेक अवे केसरी चैप्टर 2 से यही था। अब कल की जो कलेक्शन है वो लग रहा था कि 5.5 करोड़ रुपए तक आएगी। ये काफ़ी अच्छा चला गया नाइन्थ डे के अंदर। तो आज हम 2-3 बातें करने वाले हैं। एक तो नाइन्थ डे का फाइनल कलेक्शन क्या है ऑफिशियल वाला, 10th डे किस तरीके का लग रहा है, यानी कि आज का दिन, और किस पॉइंट के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि ये हिट हो जाएगी। हालांकि ये मैं एक बिजनेस एनालिसिस के लिए ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज हम फिर से डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि केसरी चैप्टर 2 से काफ़ी सारे लोगों की मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक इमोशनल हुक भी है। एक तो जो भी हिंदुस्तानी है उसका तो होगा ही होगा। दूसरा कुछ जो डायरेक्टली जलियांवाला बाग को इंटरफेस कर चुके हैं या फिर उनके परिवार में कभी किसी ज़माने में हुआ था, तो उनके लिए एक जस्टिस की एक कहानी कहीं न कहीं दिखती है। चाहे वो उस फॉर्म एंड शेप में नहीं थी जैसे मैंने बोला, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तरीके का जस्टिस तो मिला, चाहे मूवी के माध्यम से ही मिला, ठीक है। तो क्या ब्रिटिशर्स फाइनली हमें सॉरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो तो टाइम बताएगा, नहीं तो सनी देओल को भेजना पड़ेगा सॉरी बोल। जोक्स अपार्ट, जो डे 9 है इसका वो 5.5 लग रहा था। क्यों लग रहा था उसको भी मैं बताता हूँ। जो इसकी 8th डे की ऑक्यूपेंसी थी वो तो 6, 13, 13 और 27, ठीक है। इसी बेसिस पे आगे चल रहा था। वो 6 की जगह वो 11 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ, और नाइट शोज़ जो थे वो ऐसा लग रहा था कि 29 के आसपास हवर करेंगे और बेटर डे होगा एक सैटरडे वाला दिन। तो आप का जो सबसे पुराना जो कैलकुलेशन अगर आप लेंगे 8th डे का लेंगे तो वो करीबन 3.6 करोड़ था, तो उसके हिसाब से 5.5 की कैलकुलेशन आती है। बट इवनिंग और नाइट शोज़ के अंदर ताबड़तोड़ तरीके की ऑक्यूपेंसी आई और करीबन 3,000 शोज़ के ऊपर ये ऑक्यूपेंसी आई है। तो जहाँ पर इवनिंग शोज़ 13% थे वो बढ़ के 28% हो गए, और जहाँ पर 27% नाइट शोज़ थे वो अचानक से बढ़ के 38 से 39% तक टच कर गए, जिसकी वजह से इसका जो फाइनल टोटल आया है, एबनॉर्मल टोटल जो आया है, क्योंकि सुबह इस तरीके का मोमेंटम नहीं था, वो आया 7.5 करोड़ रुपए। अब 7.5 करोड़ से इसका जो टोटल हो जाता है वो होता है 57.5 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, और लगभग लगभग 93 से 94 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। उसके हम वेट करेंगे कि ऑफिशियल नंबर जो है वो क्या डिक्लेयर करता है धर्मा प्रोडक्शन। अब ये क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में भी आपको आगे बताऊंगा कि इसका बजट क्या है और किस तरीके से इसकी रिकवरी का पैटर्न रहा है। बट डे 10 भी आज अच्छा शुरू हुआ है, ये बेटर देन सैटरडे रह रहा है। तो जो सैटरडे था वो 11% पे ओपन हुआ था और आज ये ओपन हुआ है 13.5% पे। जो आफ्टरनून शोज थे वो कल 24 थे और ये आफ्टरनून शोज लगभग लगभग 25-26% पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इजीली कह सकते हैं कि 8.5 से 9.5 करोड़ रुपए के बीच में आज ये बिजनेस करेगा, तो काफ़ी बड़ा बिजनेस इसका आता है। और अगर ये अच्छा मोमेंटम पकड़ लेता है तो यू नेवर नो कि ये डबल डिजिट तक भी टच कर जाए। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये 9-9.5 करोड़ रुपए के आसपास तो जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये मूवी बनी कितने के अंदर है? ये मूवी बनी थी 150 करोड़ रुपए के अंदर, जिसके अंदर धर्मा प्रोडक्शन ने पैसे लार्जली लगाए थे, और केप ऑफ गुड फिल्म्स को एक लेबल मिला था एज प्रोड्यूसर्स, जिस जो अक्षय कुमार की फिल्म है। अब ये क्यों मिला था? जब कभी भी आप प्रोड्यूसर एक्टर को देखते हैं तो प्रोड्यूसर एक्टर यूजली पैसे नहीं लगाता है, वो अपना सिर्फ नाम लगाता है और अपफ्रंट फीस नहीं लेता है, जिसकी वजह से उसको प्रोड्यूसर का एक तमगा सा मिल जाता है, एक बैज सा मिल जाता है कि भाई आपको ये मिल गया, और उसके बाद जब प्रॉफिट्स होंगे तो आप उसके अंदर से एक अच्छी खासी से रिकवरी करते हो। अब रिकवरी का पैटर्न क्या है? जियो हॉटस्टार ने 105 करोड़ रुपए में इसके राइट्स खरीदे हैं। 150 करोड़ में से 105 करोड़ रुपए तो वहाँ से हो गए, तो मतलब 45 करोड़ रुपए ही बचे। जो सैटेलाइट जो हैं वो स्टार टीवी के पास हैं, तो 45 करोड़ वहाँ से आए हैं। तो 150 करोड़ रुपए तो वहीं के वहीं रिकवर हो गए, दो ही चीज़ के अंदर। अब बात करते हैं जी म्यूजिक की, जिन्होंने म्यूजिक खरीदा 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपए के आसपास का, तो 10 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अब कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है कि 150 करोड़ रुपए की मूवी एक प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर के लिए, धर्मा प्रोडक्शंस के लिए लार्जली जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उनके लिए वो पैसे रिकवर हो गए, तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन कोई भी इंसान अगर 150 करोड़ रुपए का रिस्क लेके चलता है और 1 साल तक वो पैसा, 1.5 साल तक कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, क्योंकि पिक्चर जब आप देखते हैं और जब वो कॉन्सेप्चुअलाइज होती है उसमें 1.5-2 साल का डिफरेंस होता है कम से कम। तो ये जो कंपनी चलाने वाला होता है, जैसे धर्मा प्रोडक्शन चल रहा है और साथ साथ में केप ऑफ गुड फिल्म्स के अंदर अगर आप उसको एज अ प्रोड्यूसर मान के चल रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट्स निकालने हैं अक्षय कुमार को भी, तो आप इस तरीके के बिहेवियर को आप बोलते हैं एसबीओ बिहेवियर, यानी स्मॉल बिजनेस यूनिट। तो धर्मा प्रोडक्शन के अंदर अगर खुद ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो, जो डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर, वो कम से कम 40% प्रॉफिट तो मानेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि उसका 150 करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है। 150 करोड़ का 40% होता है लगभग लगभग 60 करोड़ रुपीस। मतलब धर्मा प्रोडक्शन को जेन्युइन तरीके से सिर्फ जो पैसे लगाए हैं वो नहीं, जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए, या फिर जो उसको अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे हैं, या फिर जो अक्षय कुमार को पैसे दे रहे हैं, उन सब के लिए कम से कम नहीं तो 40% और कमाना होगा, यानी कि 60 करोड़ रुपीस कमाना होगा। अब 60 करोड़ रुपीस कमाने के लिए आप बोलोगे 57.5 तो भी हो गया, तो 60 करोड़ तो हो ही गया, तो ये तो हिट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 60 करोड़ का मतलब है कि आपको एक्चुअली में 30 करोड़ ही मिलेगी, क्योंकि 30 करोड़ तो रख लेता है आपका पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड वगैरह भी, क्योंकि एग्जीबिटर का भी 50% के आसपास शेयर रहता है, ठीक है, रफली स्पीकिंग, उससे कम होता है लेकिन रफली स्पीकिंग। और जैसे जैसे आपके वीक्स बढ़ते चले जाते हैं, एग्जीबिटर का शेयर थोड़ा और बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रिड्यूस होती रहती है। तो अगर धर्मा प्रोडक्शन को अपना एसबीयू ढंग से चलाना है तो उसको 40% कम से कम कमाना होगा, और 40% कमाने के लिए 60 करोड़ जैसे मैंने बोला कमाना होगा, विच मीन्स इसको कम से कम 100 करोड़ रुपए नेट करना होगा इंडिया के अंदर, जिससे ये प्रॉफिट्स में जाए। अब एक अच्छा सवाल ये भी आता है कि इसकी जो वर्ल्ड वाइड कैलकुलेशन है उसके अंदर कितना आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि 50% आपकी रिकवरी होती है अगर आप किसी थिएट्रिकल बिजनेस की बात करते हैं, कि मतलब अगर 100 नेट कमाया तो आपके पास 50 आ गए, बाहर लगभग लगभग 35% ही होते हैं। तो अगर आपने 100 बाहर कमाया तो आपके पास, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लंबा चेन होता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 35 ही कमाया, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि इसने लगभग लगभग लेट्स से 10 से 12 करोड़ रुपए बाहर कमाए। तो 10 से 12 करोड़ रुपए कमाने में वो वैसे तो बड़ा लग रहा है नंबर, 15 करोड़ रुपए मान लीजिए बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन उसमें से 35% ही इनको वापस मिलने वाला है। बाकी तो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ के एग्जीबिटर्स वगैरह सब वहाँ से वो चले जाएंगे। तो 15 करोड़ भी कमाया तो अगर 33% भी उसका लगाओ, 30% भी लगाओ, तो कितना होता है? 4.5-5 करोड़ रुपए मुश्किल से होता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ का बिजनेस देखोगे, अगर रफली 57.5 जो इसने अभी तक अचीव किया उसको 60 भी मानते हो, तो 30 वहाँ से आया, बाहर से 5 करोड़ भी आएगा, तो 35 ही आया। इनको चाहिए कितने? 60, विच मीन्स कि इंडिया के अंदर इनको कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होगा, तब जाके ये प्रॉफिट जोन के अंदर आएंगे। होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा बिजनेस ऑफ मूवी मेकिंग का। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जो उल्लू लोग, बेवकूफ़ लोग ये बोलते हैं कि बजट के हिसाब से देखो, कि अगर बजट रिकवर हो गया तो आपका कैलकुलेशन सही बैठ गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बजट तो है 150 करोड़ रुपए, तो जब तक 150 क्रॉस नहीं करेगी तब तक ये हिट नहीं होगी, कि ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको देखना है कि कितने बारी ये पिक्चर बिक रही है और किन किन मीडियम्स में ये बिक रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर 150 कर जाएगी तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी कि भाई 150 करोड़ क्रॉस कर गया, बढ़िया काम हो गया, तालियां बजा दो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें कि एक इंसान है जिसने एक कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट को मल्टीपल जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हर एक बंदा वैल्यू चेन के अंदर पैसे कमाता है। एग्जाम्पल, अगर धर्मा प्रोडक्शन ने अपने पैसे पूरे कर लिए 150 करोड़ रुपए लगा के, उसने फिर ये 40% लेते ये 100 करोड़ कर भी जाती है, उसने खुद के लिए भी पैसे कमा लिए, अक्षय कुमार के लिए भी पैसे कमा लिए। इन बिटवीन इस प्रोसेस के अंदर म्यूजिक जो राइट्स गए, सैटेलाइट्स गए, ओटीटी गया, उन्होंने भी अपने ऑडियंस को एंगेज कर लिया। प्लस इसके ऊपर सोने पे सुहागा जो आपके एग्जिबिटर है जिन्होंने हॉल में पिक्चर लगाई थी, उन्होंने भी पैसे कमा लिए। तो वैल्यू चेन के अंदर किसी ने भी पैसे लूज नहीं करे, सबने पैसे कमाए। तो फिर 150 करोड़ रुपए के बेंचमार्क आप कैसे रख सकते हो कि भाई बजट जो है 150 करोड़ रुपए है, इसीलिए हम 150 करोड़ रुपए पे इसको हिट मानेंगे। तो ये जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो मतलब इवॉल्व ही नहीं होना चाहते, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि पहले सिर्फ थियोरेटिकल बिजनेस हुआ करता था, अब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर आज के डेट के अंदर ये सारे के सारे ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूजिक, ये राइट्स बिकने बंद हो जाएं, तो आप बजट भी फिर इसका कम कर दोगे। फिर जो एक्टर्स उनकी फीस भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिकवरी जो है एक ही जगह से करनी है, तो आप उसका बजट 60-70 करोड़ रुपए से ऊपर जाने ही नहीं दोगे, क्योंकि उसके ऊपर जाते ही आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं जिनको आप समझते हैं कि भाई बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, हमें पता है घर बैठे बैठे एसी के अंदर, ऐसा नहीं है। वो लोग काफ़ी समझदार हैं, और इस मैथमेटिक्स से आपको समझ में भी आ गया होगा। लार्जली कैलकुलेशंस जब प्रैक्टिकली पेपर पे होती हैं तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। कोई और सवाल होगा तो सब
सभ्यता के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।